क्यों लोगों को लगता है कि नहीं यार एसबीआई पीओ एक ड्रीम जॉब है? आप उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर पीरियड पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बिगनर हूँ, तैयारी करना स्टार्ट करूँ, तो क्या 6 महीने 8 महीने में अगर मैं डिसिप्लिन के साथ मेहनत करूँगा, क्या पॉसिबल है कि मैं बैंकर बन सकता हूँ? मेहनत है और प्रैक्टिस है आपकी और आपका डेडिकेशन है। आपको आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए तो चाहिए, फिर नो इफ एंड बट। स्पीड का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें इनिशिएट किया था कि आप अपनी स्पीड पे काम करिए, कितना हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए रहा? आई थिंक हर किसी को बहुत बेनिफिट रहा है एंड अगेन आपको नेम चाहिए होता है आपका टॉप 10 में, तो वो एक मोटिवेशन रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मतलब कोई भी एक स्टूडेंट 2 to 3 मंथ्स में क्लियर कर ही लेता है ना, बाकी डिपेंड करता है स्पीड से। जो मैंने फ़ील किया वो मेरे लिए ये था कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। डिफ़िकल्टी लेवल में मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट आ गया है या ये है। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने ये क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हम सब शायद इसीलिए ही कर रहे हैं कि पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाए कि उनके जो एफर्ट्स है उसको उनको पे बैक शायद कर नहीं 100% सकते वैसे कभी, उनके एफर्ट्स को तो हम नहीं पे बैक कर सकते, बट या थोड़ा तो उनको खुशी दे सके, शायद इसलिए करते हैं। काफ़ी छोटे टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पर लड़कियाँ इतना ज़्यादा जॉब वॉब का है नहीं। कौन सा टाउन है आपका? मुरैना, एमपी। कल जब आप पीओ बनेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये जो आपने हार्डवर्क किया है, ये जो आपने मेहनत की है, ये कितना वर्थफुल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अप्रैल मई जून ये एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे बैंकर्स बनना स्टार्ट करते हैं। मतलब कई लोगों का डिग्री कंप्लीट होता है तो उनको लगता है कि यार बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है, मुझे इसमें कैरियर बनाना चाहिए। नोटिफिकेशन हम जानते हैं कि जून के बाद आते हैं। पहला नोटिफिकेशन आरआरबी पीओ क्लर्क आएगा, ये भी हमें पता है। इसके बाद एसबीआई के नोटिफिकेशंस होते हैं, फिर आरबीआई होता है, और आरबीआई में भी आप देखते हैं असिस्टेंट आता है और ग्रेड भी आता है। एज अ टीचर हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सही चीजें कम्युनिकेट करें, सही आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें, चाहे वो कंटेंट का माध्यम हो, टेस्ट सीरीज का माध्यम हो या नोट्स का माध्यम हो। लेकिन आपको वो स्ट्रगल भी सुनना चाहिए जो एक स्टूडेंट्स करते हैं और फाइनली अपने अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं। आज हमने ये कोशिश करी है कि अलग अलग एग्जाम्स जो बच्चों ने फोड़ा हुआ है उनके अनुभव आपसे शेयर करें, उन्होंने कैसे उस चीज को पाया है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रगल है जो आप भी झेल रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि अगर मुझे सही गाइडेंस मिल जाए तो शायद मैं इससे निकल जाऊंगा। तो आज हमने ये कोशिश करी है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाएं ताकि आप ये सीख पाएं कि यार मैं अकेला नहीं हूं, ऐसी चीजें झेलने वाला मैं अकेला नहीं हूं। कई लोग हैं जो ऑलरेडी इन सब चीजों को फेस करके आज बैंकर बन गए हैं। तो यस, हमारे साथ 5 नायाब धुरंधर हैं। शुरुआत करेंगे शिवानी से। शिवानी, अपना इंट्रो जरूर हमें दीजिए। Hello, this is Shivani Garg and I'm currently working as assistant manager at Sarv Haryana Gramin Bank. I cleared my exam RRBPO in 2022 and this is all about me. तो असिस्टेंट मैनेजर मतलब हमारा प्रोविजन खत्म हो गया है। Right sir, मई में I'll get confirmed, खत्म। तो almost खत्म है। चलो इस पर थोड़ा डिटेल हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मनीषा, राइट? Yes sir. Hello everyone. My name is Manisha Ahuja. I'm from Rajasthan and working in PNB as a clerical. In Okay. 2023 I have been posted. तो अभी आपको कितना टाइम हो गया? So बैंकर? almost 1 year. 1 साल हो गया आपको, ठीक है। मुस्कान। Hi everyone, this side Muskan Jain. I'm currently working in Faridabad in a PSB. I have cleared my IPS PO in 2021. तो आपको बैंकर बने हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है, हाँ। राइट? ठीक है, ओके। चलिए, तो हाय एवरीवन, मैंने अपना इंट्रो दे दिया है भाई। अमन। Hello everyone, my name is Aman Singh Bhandari and I have cleared this year 4 examinations: IPS, RBPO, RB clerk and IBPS PO, IBPS clerk and क्या क्या कितने एग्जाम बता दिए भाई? 4 exams. तो यार ये बताओ, ये 4 एग्जाम क्रैक करके जो 3 सीटें आप जो निपटा दिए हैं, ऐसा क्यों किया आपने और क्या लगता है आपको कि सही था ये करना? सर ये लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे साथ भी हुआ था, जब हमारे भी निकले थे और एक बच्चे के स्पेसिफिकली 4-4, 5-5 एग्जाम निकले थे तो थोड़ा बुरा लगता था। और जब मेहनत करी है तो क्यों नहीं सारे एग्जाम्स निकलने चाहिए। नहीं तो बस हमें ये बता दो कि जैसे अभी आपने 4 एग्जाम क्लियर कर लिए, जी सर। आगे तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि 3-4 एग्जाम और क्रैक करके एक कोई निकालना है? आगे भी हो सकता है, ऐसी ये कोई ये, जरूरी ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई तो 4 बड़े एग्जाम इन्होंने क्रैक किए हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, जब हम
फ्लो समझ जाते हैं कि कैसे पढ़ना होता है, तो फिर एग्ज़ाम टफ नहीं रह जाते। और हम पूछेंगे अमन से कि क्या वो राज थे जिनके कारण ये 4 बड़े एग्जाम्स क्रैक कर लिए। नेक्स्ट दीक्षांत। Hello everyone, my name is Dikshant Gupta and I am currently working as Assistant Manager in State Bank of India. I have joined SBI in 2021. तो आपको पीओ बने कितना टाइम हो गया? So approx 2 years. 2 इयर्स। तो जो प्रोविजन होता है वो आई थिंक अभी समाप्त हो गया होगा। Yeah. तो अभी आप जो है वो एएम की पोस्ट पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो इन लोगों का एक्सपीरियंस है, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ अनुभव, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, सब लोगों के, कई लोगों का 1 साल है, कई लोगों का 2 साल है, किन्हीं का भी जस्ट है। तो ये सारे अनुभव हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि एक्चुअल में जर्नी क्या होती है, शुरू कहाँ से, जब आप पीओ बन जाते हैं उसके बाद की लाइफ जो है वो क्या होती है। दीक्षांत, पहला सवाल आपसे ही है। एसबीआई पीओ क्यों लोग कहते हैं कि अलग है? क्यों लोगों को लगता है कि नहीं यार एसबीआई पीओ एक ड्रीम जॉब है? कई लोग इसलिए भी एसबीआई पीओ नहीं करना चाहते कि यार लेवल बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं मैथ, रीजनिंग, जीए अगर पढ़ूंगा तो मुझे क्लैरिकल में तो थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन पीओ बहुत ज्यादा होता है। तो मान लो मैं बिगिनर हूं, मुझे मैथ नहीं आती है, तो जैसा लोगों की का एक सोच है कि नहीं यार आप पीओ मत करिए, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, आप क्लैरिकल से शुरू कर लीजिए, क्लैरिकल आपके लिए बेस्ट होगा। क्या कहेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर टॉकिंग अबाउट एसबीआई, हर बैंकिंग इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली हम जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई पायनियर है इन टर्म्स ऑफ पे एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेज एंड रिकॉग्निशन। एसबीआई इज पायनियर, सो दैट्स वाई कि मोस्टली पीपल एस्पायर करते हैं कि एसबीआई को टारगेट करें अगर उनका बैंकिंग में हायर एम हाँ, है। ये थोड़ा सा आप सवाल को थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा कर दूंगा। ये क्या है भाई कि मतलब पर्क्स अच्छे मिलते हैं, अच्छी ग्रोथ, अरे मैंने सुना है भाई विदेश तक की पोस्टिंग होती है। Yes, sir. क्या ये सारी बातें सच है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एवरीथिंग इज ट्रू। एसबीआई के अंदर जो पर्क्स आपको एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स आर हायर, दे आर द पे मास्टर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। सो पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको नंदलेस वन ऑफ द बेटर इन द इंडस्ट्री मिलता है एज कम्पेयर टू इवन मच बेटर देन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। चलिए इस पे एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक एसबीआई पीओ का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट ये दिया कि सर हमें जो पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो किसी की सैलरी हो सकती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सर, इन केस ऑफ अगर आपका पोस्टिंग्स पे डिपेंड करता है, लाइक इन द एनसीआर जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, आपका रेंटल एट द स्केल ऑफ माई ग्रेड यू कैन गेट 24,000 पर मंथ एज अ रेंटल। सो दैट कैन बी द इनकम फॉर अ सिंगल पर्सन जो मे बी इन सम अदर इंडस्ट्री हायर हो रहा है, एंड दैट इज ओनली द लीज रेंटल दैट वी आर गेटिंग। तो चूंकि इतना बढ़िया पर्क्स है, बेनिफिट्स हैं, और मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो एसबीआई पीओ की तैयारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लेवल तो बहुत हार्ड होता है। नहीं सर, एक्चुअली लेवल डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर पीरियड पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप एसबीआई के लिए करेंगे या आप आईबीपीएस पीओ के लिए करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का ज़रूर हो सकता है लेवल्स के अंदर, बट उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ भी मैनेज होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो देयर इज़ अ नो डिफरेंस कि आप एसबीआई के लिए कुछ अलग कर लेंगे या उसके लिए कुछ अलग कर लेंगे। बस बात वो है कि प्रेफरेंस की बात है। इफ़ समवन इज़ गेटिंग एसबीआई पीओ एंड इफ समवन इज़ गेटिंग अदर एग्जाम, सो वो प्रेफर एसबीआई करते हैं, सो दैट्स वाई क्रीम वहाँ पे पॉसिबल। तो आप 16 घंटे पढ़ते होंगे एक दिन में? नहीं सर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं। तो फिर यार मतलब ये क्या एक हवा बना रखा है लोगों ने कि पीओ लेवल की, हायर लेवल की तैयारी मत करो यार, बहुत एक्स्ट्रा, बहुत यूनिक, बहुत टफ कंटेंट होता है। सर बेसिक्स हर जगह सेम है, रीजनिंग हर जगह सेम है, इंग्लिश हर जगह सेम है, मैथ्स हर जगह सेम है, एंड जीके का जो कंटेंट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेसिस पे डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ाम है, लाइक जिसमें जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, आपको जितने नंबर ऑफ लेस कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं उतने प्रोपोर्शनेट में अपर परसेंटाइल के पीपल सिलेक्ट होंगे। सो बिकॉज एसबीआई की पोस्टिंग कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ कम है, तो उसमें कंपटीशन दैट्स वाई ज़्यादा है लेवल्स में, एंड उसमें देर इज़ नो डिफरेंस। पीपल आर सेम एवरीवेयर। वही पीपल आईबीपीएस पीओ एग्जाम भी दे रहे हैं, वही पीपल एसबीआई पीओ एग्जाम दे रहे हैं। मतलब मेरी मैटर नहीं करता कि मैंने बीए बीकॉम इंजीनियरिंग करी है, बिल्कुल। अगर मैं प्रिपरेशन के टाइम पे हार्ड वर्क कर लूंगा, जो कि हमें जो भी मेंटोर्स हमें गाइड करते हैं, तो हम भी एसबीआई पीओ बन सकते हैं। ये बहुत आपने बहुत क्लैरिटी दी है, क्योंकि ये बच्चों के बीच में बहुत डाउट होता है कि सर मैं पीओ लेवल स्पेशली एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी, इनकी तैयारी मैं कैसे करूं सर, मैं तो एक मीडियोकर स्टूडेंट हूं। शिवानी, क्लरिकल लेवल का जो एक वर्क स्ट्रक्चर होता है बैंक्स में, है ना, हमने अलग अलग अनुभव सुने हैं कि यार अरे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है,
बहुत आदमी यार मतलब पब्लिक डीलिंग करते करते दिमाग ही खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि फिर घर में भी वो फिर सोशल लाइफ उतनी नहीं रह जाती अगर आप जो है एक्सेसिव पब्लिक डीलिंग। क्या ऐसा जेन्युइनली ट्रू है? बैंक का आपका अनुभव क्या रहा है और कितना कुछ सीखा आपने बैंक में जब आप कस्टमर को डील करते हैं? सर जब आप कस्टमर डीलिंग करते हो तो आई डोंट थिंक कि कभी हो जाता है कि लाइक कभी आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो लगता है, बट स्टिल जब आप कस्टमर से डील कर रहे हो तो आपको अच्छा भी फील होता है, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो और बात करके आई थिंक आपको अच्छा ही फील होता है। मेरे लिए तो पर्सनली अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, तो लाइक कस्टमर से बात करके आई फेल्ट कि हाँ मैं भी बात कर सकती हूँ, तो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो और बैंकर हम इसलिए तो नहीं बने कि चलो बैंकर बन के एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे। हाँ थोड़ा सर आप ये कह सकते हो। तो थोड़ा मुझे इस चीज़ का था भी कि मैं थोड़ा कम बोलती हूँ या नर्वसनेस रहती है, तो मे बी शायद मैं कॉप अप ना कर पाऊँ, बट नहीं ऐसा नहीं रहा। तो बात जब मैंने कर रही थी तो लाइक आप धीरे धीरे लोगों से बात करते हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहे हो, तो अच्छा लगता है आपको। सीरियसली एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छी बात है, वो मुझे रियलाइज़ हुआ। अच्छा, गांव के जैसे आरआरबीज के जो बैंक होते हैं, जैसे मेरी आपसे जब बात हुई तो मैंने आपको थोड़ा बहुत अपना अनुभव बताया भी था। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर आरआरबीज में बड़ा फायदा होता है। अब वहाँ पे पहली चीज़ तो एक सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। मतलब हमारा एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर वो गांव में लोग पैसे लेने आते कहते हैं कि सर आज खेत में बढ़िया लौकी जो है निकली है तो लौकी आप ले लीजिए सर, घर में बनाइएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार आपने उनका पैसा रखा नहीं है, सहेज के रखे हैं आप, उनका पैसा सेफ है। क्या ऐसा अनुभव आपने भी मतलब जो है वो अनुभव किया है कि नहीं यार वो गांव में अगर आप बैंकर हो तो वो एक अलग लेवल की एक रिस्पेक्ट हो जाती है? सर मे भी हो सकता है आपके टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो, इतना नहीं इतना नहीं है, लॉकी कोई नहीं लेके आया, बट या रिस्पेक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहती है। रूरल एरिया में या आरआरबीज में आपको रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है कि अदरवाइज आप सिटी में हो तो ठीक है, कस्टमर वहाँ पे भी आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके एक डेजिग्नेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट स्टिल रूरल में आपको लोग लाइक कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार पता नहीं क्या ही है, तो वो चीज़ एक रहती है। अच्छा, गांव में ऐसा भी होता है कि अरे हे बिटिया तुम तो आरआरबी पियो, हमारे बच्चों को बता दो कि यार कैसे तैयारी, ऐसा भी होता है। ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। मतलब आप गांव में जाइए तो गांव में अगर आप किसी भी लेवल पर अधिकारी हो, मतलब अधिकारी हो आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो और वो एक गांव में एक अलग इम्पैक्ट करता है। हाँ, तो मुझे याद है एक बार हमारे गांव में जमीन का डिस्प्यूट चल रहा था, तो एक तहसीलदार आए तो बैठ गए, हमारे बाबा बैठे थे, तो बाबा सारा मैटर भूल गए। कह रहे ये बताओ पढ़े कहाँ से हो फिर कह रहे कितनी तैयारी किए हो। फिर हमारे छोटे भाई बुलाए, कह इसको थोड़ा बताओ क्या करना है। तो वो एक गांव में थोड़ा सा होता है कि यार, और समटाइम्स आपको फील होता है कि आप सही जगह पे मतलब एक सही काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की सेवा कर पाते हो, लोग उसको रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, तो आपका काम करने का मान और बढ़ जाता है। राइट, ठीक है। मुस्कान, आपका अनुभव बैंक में क्या था? और जैसे मैंने कहा कि एक जैसे कस्टमर डीलिंग हमें करनी पड़ती है, तो वैसा आपका अनुभव क्या था? और क्या क्लरिकल लेवल की जो तैयारी है क्या वो भी टफ है? क्या मुझे अगर मैं बिगनर हूँ तैयारी करना स्टार्ट करूँ तो क्या 6 महीने 8 महीने में अगर मैं डिसिप्लिन के साथ मेहनत करूँगा क्या पॉसिबल है कि मैं बैंकर बन सकता हूँ? एक्चुअली सर पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आप उस चीज़ के लिए डिवोटेड हो, आई मीन आप पूरे तरीके से लगे हुए हो, तो 6 महीने इज़ सफिशिएंट आई गेस। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने पहले चूज़ किया था कि पहले कौन सा एग्ज़ाम मेरे से हो पाएगा। एक्चुअली सबको अंदर से सबको पता होता है कि कौन सा हम क्लियर कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। लाइक अगर मुझे पता है कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। तो ये कैसे तो पता चलता है? मतलब जैसे मान लो जैसे मान लो मेरे घर वाले फोर्स करके मुझे 10 मिनट में भेज दिए, ठीक है, तो वो घर वालों को नहीं पता, बट आपको तो पता है ना कि आप नहीं करोगे। तो फिर भी मुझे मजबूरी में मतलब दिन रात एक करके मर के 33% तो लाना है, तो मैं तो पास हो गया, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे 33% कैसे आएंगे बताओ? आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आओगे? मतलब पढ़ना पड़ेगा एट द एंड, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो ही नहीं उस चीज के लिए, आपका मन ही नहीं है वो चीज करने का। तो 6 महीने अगर मैं डिसिप्लिन वे में अपनी स्टडी करूं, है ना, क्या ये सही है कि दुनिया को भुला के हमें स्टडी करनी होती है? नहीं, ये सब सही नहीं है, बट 6 महीने अब जैसा है कि मैं आपको वे बताती हूँ कि अगर आपका मन है कि आज घूमने जाना है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ोगे, आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे कि नहीं यार बाद में घूमेंगे ये वो। आप
आपका मन ना वहीं डाइवर्टेड रहेगा कि यार वहाँ घूमने नहीं हाँ जा वो पाए। तो अच्छा है 2 घंटे ना? पढ़ लिए लेकिन आज वहाँ घूम आते तो मजा आ जाता है। हाँ वही, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और घूम भी नहीं पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप जो भी आपका मन है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका घूमने का मन है, आपका कुछ खाने का मन है, किसी से बात करने का मन है, जो भी, तो आप पहले वो निपटा लीजिए। बिल्कुल। जो भी है 20 मिनट 30 मिनट ऐसा नहीं कि पूरे दिन वही करते रहो, है ना। जो भी है 20 मिनट 30 मिनट वो करते रहिए, फिर उसके बाद शांति से पढ़िए। उसके बाद क्या होगा ना कि आप 2 घंटे पढ़ोगे तो वो भी वैल्यू करेगा, उसमें आप हाँ फोकस्ड होगा। नहीं ना, लार्जर एक्सटेंड आई एग्री, बिकॉज व्हाट आई से कि जब 10th-12th के मेरे एग्जाम हुआ करते थे तो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी थी। पहले लोगों को लगता था लेकिन बाद में लोगों ने भी उसको फॉलो किया। मैं क्या करता था, जैसे मान लो बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो आज कोई एग्जाम खत्म हुआ तो मैं घर आके अपने कमरे में लाउडर म्यूजिक लगाता था, लाउडर, इट और मस्त पहले 1 घंटे सिर्फ डांस वांस नहीं करता था, आदमी थक जाएगा, तो पहले सुनता था आधे घंटे और उसके बाद सो जाता था। हाँ जैसे इससे क्या होता था कि मेरा पूरा तनाव खत्म हो गया कि यार वो मैथ में यार वो क्वेश्चन छूट गया, उसका बन गया, अब उसके 98 नंबर आएंगे, मेरे 70 नंबर ही आएंगे, हो सकता है मैं पास ना हो, ये सब चीज चलती थी। तो उससे क्या हुआ कि मैंने अपना मेंटल डिस्ट्रेस जो है वहीं पे निपटा दिया। उसके बाद मैं गाना सुनने के बाद सो गया। शाम को जब मैं वापस उठ रहा हूं तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई पेपर तो हो गया, अब अगला पेपर केमिस्ट्री का है, इस पे फोकस करते हैं, वरना ये भी निपट जाएगा, है ना। तो इसमें भी 98 नहीं आ हाँ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। तो इससे आदमी फोकस कर पाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने देखा है कि लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इस लेवल का डिप्रेशन उनको हो जाता है। मतलब एज अ स्टूडेंट आप लोग, शायद आप लोगों तक ये मैसेज नहीं जाता, हमारे पास टीचर के तौर पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर हम बहुत डिप्रेस में हैं, घर में क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कब तक क्लियर होगा, शादी के लिए बोल रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर लो ऐसा भी कह रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे होगा। इसका एक सिंपल आंसर ये है कि यार आप इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो। शॉर्ट आंसर, आप ये बताइए, आपने जब डिग्री करी है, 12th करी है, क्या तब भी आपसे ये सवाल पूछे जाते थे? आपसे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन बैकएंड में कोई ना कोई इस पर चर्चा कर रहा होता था, तब आपको कभी भी इसकी चर्चाएं सामने नहीं आती थी। आज जब आप ग्रेजुएट हो गए, आप तैयारी करने बैठे, तो आपको हर किसी की बातें आपके कान तक पहुंच रही। क्यों? क्योंकि आप अब एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे लोग आपको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि आप डिग्री होल्डर हो। आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो लोग, परसेप्शन है, समाज का परसेप्शन है, आपसे पहला सवाल यही होता है कि अब क्या कर रहे हो। और इसका शॉर्ट आंसर सिर्फ ये है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं केवल उस पर फोकस लगाइए। अपने बैलेंस को आप वैसे, आप अभी आपने देखा होगा आदित्य श्रीवास्तव यूपीएससी में 1 आए हैं, उनकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, बहुत चिल होके तैयारी करते थे वो, बहुत चिल होके, और इतना सॉर्टेड वे में उन्होंने अपनी स्टडी करी। उससे पहले आपको शायद पता होगा आईपीएस थे वो, उन्होंने 10th में भी हायर मार्क्स विदाउट कोचिंग, 12th में भी हायर मार्क्स विदाउट कोचिंग, जो डिग्री ली है वो भी उन्होंने 98-97 परसेंटाइल है। उनकी स्टोरी मैंने देखी कि वो बहुत चिल होकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब 3 घंटे वो डीप वर्क आपका होना चाहिए, खत्म बात, कोई दूसरा काम नहीं। डीप वर्क आप 3 घंटे करिए, फिर आप 2 घंटे चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिर रूटीन सेट होना चाहिए, अगले 3 घंटे आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर होना चाहिए। ये जो सर बता रहे हैं वो सेम चीज आपको ज्वाइनिंग के बाद भी करना है। यहाँ तक कि नहीं है कि बस हाँ, अभी वो बैंकर का अनुभव तो अभी तो डिटेल अभी पूछना बाकी है कि क्या वाकई बैंकिंग की तैयारी वर्थफुल है, क्या वाकई जो हम लोग अनुभव देखते हैं बैंकर्स के, है ना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का पार्ट होता है भाई। सैलरी हो गई, हम जॉब लाइफ कैसे कर रहे हैं। देखो एक चीज है, आज आप यहाँ पे बैठे हो तो मुझसे आप सभी लोग घुल मिल गए, 2-4 दिन आप साथ में रहेंगे, हम लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से काम भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो चाहे आप अच्छे हो या मैं बुरा हूं, या मैं अच्छा हूं आप बुरे हैं, काम हमें साथ में करना है, समझ रहे हैं। तो आपको एट द एंड इसी माहौल पे काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां काम कर रहे हो वहां आपका मन कितना लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो आप लगाना कैसे जानते हैं, है ना, ये चीजें हैं। चलिए मनीषा, कितना अनुभव हो गया मनीषा आपको एज अ बैंकर, और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इनिशियल लेवल पे तैयारी करना, है ना, और क्या ये सही है कि क्लर्क की तैयारी करने में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर 3 साल हो गए,
अभी तक मेरा प्री तो क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सर प्री ही नहीं क्लियर हुआ, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, अगर बैंकिंग के लिए मैं कहूँ तो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। ऐसा मुझे कोई रिग्रेशन नहीं होता है कि मतलब मैंने गलत चूज़ किया अपनी जॉब को। तो अच्छा है, ग्राउंड लेवल पे जाकर के लोगों की हेल्प करने को मिलती है, वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं तो हम लोग भी सेटिस्फाइड रहते हैं, तो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है अपने सीनियर से। और इनिशियल डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो चैलेंजिंग तो था ही, मतलब एक छोटे से एरिया से निकल के, और मेरी ड्रीम जॉब थी ये, मैंने सोचा ही था बैंकिंग सेक्टर में कहाँ आने से हो? की। राजस्थान से हो ना? राजस्थान से। तो मतलब घर में पहले से भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कोई बैंकिंग नहीं है। सेक्टर में नहीं है, ओके ठीक है। तो वहां से आपने बैंकिंग का सपना देखा, हाँ। तो जब आपने सोचा तो सबने सपोर्ट किया कि नहीं यार चलो? अरे नहीं, वो सपोर्ट सिर्फ मेरी फैमिली ने अरे वो फूफू के ताऊ के नाना के ताऊ जो है वो नहीं। राजस्थान सरकार में है, तुम कहाँ बैंक कर जा रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही है कि सब लोगों ने डराया बहुत, मतलब 50% ऐसे ही थे जिन्होंने बोला कि नहीं है भाई, बहुत टफ जॉब है, नहीं मिलती है इतनी आसानी से, इतने पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं, तुम क्या ही हो, क्या ही मतलब आगे कर लोगी, इससे अच्छा है कि टीचिंग लाइन में जाओ। गर्ल्स को मोस्टली उसके लिए सीटेट वगैरह मोटिवेट जो, किया जाता है हाँ, टीचिंग के लिए, तो यही बोला सबने कि टीचिंग करो, टीचिंग एक बेस्ट लाइन है, बेस्ट ऑप्शन है लड़कियों के लिए। तो मुझे था नहीं कि अरे नहीं नहीं, लड़कों के लिए भी टीचिंग बेस्ट लाइन है, ऐसे तो नहीं, उन लोगों का यही था कि लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए तो सारे ऑप्शन ही अच्छे हैं सर, लेकिन लड़कियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है टीचिंग का। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, नहीं, टीचिंग वैसे ही भी मतलब नो डाउट सीटेट वगैरह की हम लोग जब देखते हैं तो लोग करते भी हैं। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि लोग कह रहे हैं कि यार बैंकर में बहुत मेहनत लगती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये जो देखो रिकॉर्ड ब्रेक करना ना बहुत सेटिस्फैक्शन देता है यार। एक चीज मैंने जिंदगी में ऑब्जर्व करी है, आप रिकॉर्ड ब्रेक करिए बिना किसी को बताया। आपको ये नहीं बोलना है कि आप SBI की तैयारी कर रहे हो, आप ब्रेक कर दो, आप सीधा ब्रेक कर दो, खत्म कहानी। उसके बाद जो खुशी मिलती है ना हाँ। उनकी आंखों में देखने के लिए, मतलब वो सब चीजें। मैं इस चीज को 100% एग्री करता हूं। मैं 2022 में मैंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया। मैं पहले उसमें अपने डायरी में लिखता था, तो कभी कभी जब कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि यार डिप्रेशन है सर, मन नहीं कर रहा है, तो मैं उनको वो उसका फोटो बना के भेज देता था कि लो भाई इसको पढ़ लो, कुछ लिखा है मैंने। तो दयाल की सर, अरे सर मजा आ गया सर, है ना। तो मैंने फिर उसको फाइनली 22 से पब्लिश करना मतलब स्टार्ट किया, और आज मुझे खुशी है कि बच्चे काफ़ी उस चीज़ को पसंद करते हैं और उस आर्टिकल के थ्रू काफ़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ें जो है वो सीखते हैं। मैं उसमें हमेशा एक चीज़ कहता हूं, आज मैं फिर कहूंगा, सबको कहूंगा, आप तैयारी करिए, मुंह बंद रखिए। आप सक्सेस पाइए, मुंह बंद रखिए। आप कार खरीद लीजिए, मुंह बंद रखिए। आप जिंदगी में सब अचीव कर लीजिए, मुंह बंद रखिए। आप यकीन माने ये इतना सेटिस्फैक्शन देता है जिंदगी में, कोई किसी को पता ना चले कि दीक्षांत कौन है। हाँ 10th पास किया था, 12th पास किया था, डिग्री हो गया, अरे SBI PO बन गया। आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है भाई। SBI PO बन गया है, कैसे, कब, ये पढ़ता कब था, मतलब आपने पता ही नहीं चलने दिया। There is a quote कि work hard in silence and let your success make noise. हाँ कि भाई सक्सेस जो है वो चिल्ला दे। तो ये चीज हमेशा मैं कहूंगा कि आप सक्सेस को चिल्लाइए मत, लोगों को बोलने दीजिए। देश में जो पॉलिटिक्स है उसका एक नियम है, उसका नियम ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो चर्चा नहीं करते, वो कुछ ऐसा क्लू छोड़ते हैं कि दुनिया चर्चा करे और वो फिर नया पॉइंट रेज कर देंगे। तो आप चर्चा करिए, सामने वाला जिस ग्रोथ में है वो ग्रोथ अपना पाता जाएगा। तो ये नियम जिंदगी में भी अप्लाई होता है, जरूर करना चाहिए। अच्छा अमन भाई, 4 बड़े एग्जाम यार, मतलब मैं तो यहीं पटका हूं कि यार तुम जो 3 सीट जो मतलब 3 बच्चों की जो तुमने बर्बाद किया है और कह रहे हो कि अभी आगे मैं रुकूंगा नहीं, तो ये पहली चीज तो ये क्या है नियम, मतलब एक बच्चे का एक क्लैरिकल नहीं निकलता है और आपने PO लेवल के 2 एग्जाम क्रैक कर लिए, 2 क्लैरिकल लेवल के एग्जाम के। क्या मंत्र आपने ऐसा सीखा जो बाकी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन तब भी नहीं सीख पा रहे हैं, और आप बैक टू बैक, आई थिंक 23 साल की उम्र है, मतलब बच्चों की उम्र 26, 27, 28, 29 होती है, आपने 23 साल की उम्र में ये कौन सा चीट कोड जो कहते हैं क्रैक कर लिया आपने?
और कैसे आपने यार इसको बताएं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल चीट कोड तो कुछ नहीं है, बस मेहनत है और प्रैक्टिस है आपकी और आपका डेडिकेशन है। आपको आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए तो चाहिए, फिर नो इफ़ एंड बट ऐसा कोई वो होता नहीं है। बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों मेरे को ये जॉब करनी है। और बाकी अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो एक क्या आप सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न तो सेम ही रहता है लगभग। और ऑलमोस्ट अगर आपको क्लरिकल क्लियर करना है तो आप इससे अच्छा पीओ की तैयारी करिए, क्योंकि पीओ का सिलेबस एज़ कम्पेयर टू क्लरिकल बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मीन्स हायर लेवल पे होता है। तो अब वो ईजी हो जाता है आपके लिए कि जब आप एक हायर लेवल का प्रिपेयर करते हैं तो लोअर लेवल अपने आप ही आपका स्ट्रॉन्ग होता चल जाता है। तो उसमें कोई ऐसा कोई मास्टर तो है नहीं और ईज़िली आप कर सकते हैं। बस आपको लगे रहना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है, सही चीज़ों को पढ़ना है। ऐसा सब कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। और पहले तो अपना सिलेबस क्लैरिफाई कर लीजिए। लिमिटेड सिलेबस है और रिपीटेड सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। जीए आता है, मतलब जो जनरल अवेयरनेस आता है वो आपका करंट से ही आता है, बैक से कुछ नहीं आता है। तो करंट में अपने को अपडेटेड रखिए और बैंकिंग से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और आप भी क्लियर कर लेंगे। आप 16 घंटे पढ़ते थे? नहीं 16 घंटे तो नहीं सर, बस रेगुलर पढ़ते थे, जितना पढ़ते थे वो हर रोज़ पढ़ते थे। वो आपका ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़िए, आप 1 घंटे पढ़िए, 1 घंटा आप रोज़ पढ़िए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि 1 दिन 16 घंटे पढ़ने से 1 घंटा रोज़ पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव। अच्छा, लोगों का एक सवाल होता है कि यार मैं पढ़ने बैठा हूँ और पढ़ने बैठा 15 मिनट में पढ़ने नहीं बैठा और डीप फोकस हुआ नहीं कि इंस्टेंट मुझे याद आ जाता है कि अरे उसने कुछ मैसेज किया था, थोड़ा सा एक बार जो है वो देख लें कि मैसेज क्या आया है या एक नोटिफिकेशन आया है, एक बार देख तो लें कि यार कल ही मैंने पोस्ट डाली थी, अभी कितने लाइक पहुंच गए उसके। क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? और जिनके साथ होता है उनको आप क्या जो है वो? अगर आपके साथ मतलब आपके डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं तो आप फिर सीरियस नहीं हो अपने जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। आपको पहले तो सीरियस होना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शंस बस कुछ ही महीने की बात होती है। डिस्ट्रैक्शंस कुछ ही महीने के लिए ज़्यादा हावी होते हैं। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तभी सब ये वो मतलब दिखता है कि हाँ ये पोस्ट पढ़ लेता हूँ, मैं नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूँ। और जब आप फ्री हो गए तब आपको कुछ नहीं लगता है कि हाँ मेरे को ये पोस्ट भी पढ़ना था और नोटिफिकेशन भी पढ़ना था। पर जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब ज़्यादा होता है। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिटेड रखिए और अपने गोल पे फोकस रखिए और इससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब बच्चों से उनका रिजल्ट मांगता हूँ, जनरली जब मैं टाइम पे टेस्ट लेता रहता हूँ मैं टेलीग्राम पे भी कि भाई आप टेस्ट दीजिए, रिजल्ट आप दिखाइए। मैंने देखे हैं कि प्रीलिम्स में तीनों सब्जेक्ट्स में जो ज़्यादा मैंने मार्क्स देखे हैं वो रीजनिंग में देखे हैं। बीइंग अ टीचर मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि यार जो आपने पढ़ाया है उसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है जो टॉप 10 का जो एक फॉर्मेट मैंने स्टार्ट किया था टेलीग्राम पे और उसमें यूट्यूब में पजल पे, वो कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा? और कितना आपने उसमें से एक जो स्पीड का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें इनिशिएट किया था कि आप अपनी स्पीड पे काम करिए, कितना हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए रहा? अमन? सर मेरे लिए तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि काफ़ी जो स्पीड मेरी इंक्रीज़ हुई है उसी की बदौलत हुई है। और प्री आपका सारा स्पीड का ही है, क्योंकि 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप 1 मिनट भी क्वेश्चन में देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा कर पाएँ। तो वो सेशन तो बहुत ही मीन्स हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ी है, आपको एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपके सामने एक पज़ल आई और बच्चों ने वही पज़ल 30 सेकंड्स में कर ली या 15 सेकंड्स में कर ली और वही पज़ल आप 2 मिनट में लगा रहे हो। तो फिर आपको पता चलता है कि आप कंपटीशन में कितना पीछे हो, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड ही हैं। और अगर आप जब तैयारी करते हो और उस पज़ल्स को आप भी 15 सेकंड्स में करने लग जाते हो, तो फिर वो अंदर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, फिर अगर आप फिर मॉक, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक में फिर आप उस चीज़ को ट्राई करिए और आप डेफिनेटली विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ्स आप भी देखेंगे कि आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आपने सीरियसली उस क्लास को फॉलो किया है तो। और क्लास फॉलो करना ही इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना भी, क्योंकि हाँ हर किसी को ही होता है कि हाँ मतलब अब कोई चाहता है कि टॉप में तो मैं भी टॉप आऊं में, भाई, सही है बात ना? है, जाहिर सी बात है। फर्स्ट पोजीशन तो मैं भी सिक्योर करूं। तो आप उसके लिए लड़िए, मींस कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि अगर आपकी 10 सीट्स हैं तो मतलब आपकी 10 सीट्स हैं और कंपटीशन आपका 1000 का है, तो 10 तो निकलेंगे तो 10 ही, और 10 वही निकलेंगे जिन्होंने सबसे पहले और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। तो वो सेशन तो बहुत हेल्पफुल था सब मेरे लिए। दीक्षांत, आपके लिए
आई थिंक आपने भी उस सेशन में आई थिंक कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया है। टॉप 10 का कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना वर्थफुल था और कितना आपने रीजनिंग और पजल में कमांड पाई अपनी? सबसे पहले तो टॉप 10 आपको जो सबसे बेनिफिट देता है, प्रायर बेनिफिट जो उसका है वो है कि आपको एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी फाइनेंशियल और एनी रिवॉर्ड, इंसेंटिव इज सेल्फ मोटिवेशन, कि उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ आपका प्रोग्रेस हो रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ, कि आप इस सही वे में जा रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रहे हैं, अगर आप कहीं लैक भी कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा, बिकॉज मैंने कल उस टॉप 10 में रैंकिंग हासिल करी थी, तो मैं आज भी आगे होना भी चाहिए। करूँगा। अब बिकॉज अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं अपने साथ साथ अपनी फैकल्टी को भी लेट गो कर रहा हूँ, जस्ट इन अ स्पेस ऑफ माइंड, और अपने पीयर्स को भी ये कर रहा हूँ कि शायद आज मेरे में कुछ कमी रह गई उस चीज़ में। सो वो एक आपको एक पिन पॉइंट भी करता है और उससे आपको एक मोटिवेशन भी रहता है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। 100%। एंड आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन की पजल्स और वो कैसे हेल्प करा, सर रीजनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर पजल सॉल्व किया तो उसका वे बेसिकली सिंगल क्वेश्चन पे नहीं 4 to 5 क्वेश्चंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो अगर आपने सिंगल पजल के अंदर एक्सपर्टीज कर ली, सो आप एक पजल सॉल्व करके 5 का रिटर्न ले पा रहे हो सिंगल उसके अंदर। सो और सेकेंडली देयर आर ओनली लिमिटेड टाइप ऑफ थिंग्स इन अ पजल्स एंड टाइप ऑफ थिंग। अगर आपने 5 to 10 बेसिक्स उन पे एक्सपर्टीज हासिल कर ली, सो आपका मोस्ट प्रोबेबली आप एक अपना 20 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 35 आप सिक्योर कर पा रहे हैं। सिक्योर कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 100% सही है। और इसलिए मैं उसमें मिक्स पजल की प्रैक्टिस करवाता हूं, और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी लेटेस्ट टाइप के पजल जो भी पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। शिवानी, आपके लिए कितना ये सेशन इंपॉर्टेंट था? टॉप 10 को आपने कितना ग्रैब किया और स्पीड में कितना आपको हेल्प मिला? सर टॉप 10 सेशंस एक्चुअली बहुत ग्रेट थी मेरे लिए भी, क्योंकि अगर मैं इन केस लाइव अटेंड नहीं कर पाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं शाम को उसको रिकॉर्डेड सेशन देख रही हूँ। तो उसमें तो आदमी टॉप 10 पाता ही ना होगा। सर वो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि मॉक टेस्ट थे, वो रहते थे उसके अंदर मॉक टेस्ट, तो लाइक आपको प्रैक्टिस तो करनी थी कैसे भी, और उससे सेटिस्फेक्शन हो जाती थी कि हाँ चलो मैंने क्लास अटेंड की है एंड वो क्वेश्चंस मेरे गो थ्रू हो गया, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब लाइव अटेंड कर रही हूँ तो ये कंपेटिटिव एक फील रहती थी कि हाँ लाइक बाकी सब कैसे आ रहे टॉप 10 में, आप नहीं आ रहे तो यार यू आर लैगिंग समवेयर। तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हो, आपको लगता नहीं और मॉक टेस्ट या और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, तो वो चीज़ एक रहती थी। क्या आप ये उसके मानते अंदर। हैं, जैसे दीक्षांत ने कहा यहाँ पे, कि एक सेल्फ मोटिवेशन आता है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे पजल तो आ रही है, ठीक है, अब उस सेशन में मैं गया, मैं स्पीड में करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तब भी नहीं आ रहा है, तो क्या ये टीचर्स से गाइडेंस लेने की आवश्यकता होती है या हमें खुद रियलाइज होता है कि यार हम अपनी मिस्टेक्स देखें, क्या प्रॉब्लम लैक कर रहे हैं हम, क्योंकि पजल तो बन जा रही है, स्पीड में क्यों नहीं जो है वो आ पा रही है? तो क्या हम एनालाइज करते हैं कि यार कौन कौन सी गलती मुझे ड्यूरिंग सेशन में हुई है जो मैं अगली बार नहीं करूंगा? बिल्कुल सर, आपको रियलाइज़ होता है। मोटिवेशन की सर बात कर रही थी, तो यस नेगेटिव पॉजिटिव दो तरह का मोटिवेशन होता है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको लगता है कि यस आपने कुछ बेटर किया है पहले से, नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको नेगेटिवली मोटिवेट करता है, एंड अगर अगेन आपको रियलाइज़ होता है कि क्या कमियाँ रह गई, क्या डेफिशिएंसीज है, तो आप उस पर वर्क करते हो। स्पीड का इशू आ रहा है तो अगेन आपको प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम है तो आप जो सेशंस है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड सेशंस है, क्लासेस है, वो अटेंड कर सकते हो कि कहाँ मुझे क्लैरिटी कंसेप्ट की है, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करते हो। तो यस आपको इस सेशन से आई थिंक हर किसी को बहुत बेनिफिट रहा है, एंड अगेन आपको वो नेम चाहिए होता है आपका टॉप 10 में, तो वो एक मोटिवेशन रहता है, वो एक पर्क रहता है कि हाँ आपका अगर नेम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट डे के लिए भी रहता है कि नेक्स्ट डे भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अगेन आपको फील होता है कि नहीं फिर से कहीं कमी रह गई है शायद, तो मोटिवेशन तो रहता है उससे। नहीं, रीजनिंग मजेदार सब्जेक्ट है, सभी को पढ़ना चाहिए, जी और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही चाहिए भाई, तो सुबह 10 बजे जरूर आना। चलिए मनीषा, कितना हेल्पफुल आपके लिए था पजल सेशन? टॉप 10 कितना आपको इम्पोर्टेंट लगा और कितना आपने उसमें स्पीड गेन किया? सर हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव तो बहुत ये रहा ही है सेशन, मतलब को बहुत कुछ सीखने को। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मतलब कोई भी एक स्टूडेंट 2 to 3 मंथ्स में क्लियर कर ही लेता है ना, बाकी डिपेंड करता है स्पीड से, तो वो क्लासेस के थ्रू ही आती है। आप टॉप 10 के अलावा भी अगर आप अपनी देखोगे जर्नी, तो मतलब धीरे धीरे आपकी रैंकिंग अप होनी चाहिए, है ना। आप उसमें देखते हो तो वही सेल्फ मोटिवेशन आपको आता है, तो वो चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, तो वो मतलब आप अगर किसी और तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाती। लाइव क्लास देख करके और वो मतलब मॉक्स वगैरह दे करके आपकी तभी वो स्पीड इम्प्रूव हो सकती है, और फिर
मिलता ही है सेल्फ मोटिवेशन। है ना, और फिर फायदा मिला, सीधे हम फायदा बैंकर बन मिला, गए। हम लोग यहाँ आ गए। मुस्कान, कितना हेल्पफुल आपके लिए था और कितना आपने स्पीड पे काम किया और उसका फायदा आपको आपके एग्जाम में मिला? सर बैंकिंग में स्पीड बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए ही है स्पीड तो। और रीजनिंग का जैसे सर ने बताया वैसा सेम मैं मानती हूँ कि अगर आप एक पजल एकदम ठीक ठीक सॉल्व कर देते हो तो आपका 1 नंबर नहीं, पूरा 5 या 6 नंबर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे आ जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए सर का जो टॉप 10 वाला क्लासेस थे वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। एक तो जैसे मैम्स ने बताया दोनों ने कि आपको रैंकिंग होती है तो रैंकिंग से आप मोटिवेट होते हो कि अच्छा हाँ आज सेकंड है, आज थर्ड है। प्लस जो टॉप 10 का सेशन है उसमें आपको अपनी स्पीड पता लगती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी स्पीड आपको पता लगेगी कि हाँ मैं एक क्वेश्चन इतने सेकेंड्स में कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो you will get motivated by this and you will know the कि you will know the way कि कैसे करना है हमें एग्ज़ाम्स में। एंड ऑल्सो जो सर के सेशंस हैं you will feel the same in the exam, क्योंकि you will get the same time in exam। तो आपके लिए वो अलग नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो यू विल फील द सेम कि हाँ जो सेशन लिए थे तो हमारे पास इतना ही टाइम था, 10-15 सेकंड का। अभी भी हमारे पास उतना ही टाइम है और यू विल फील द सेम। मतलब उसकी है ना? हेल्प मेन हाँ, एग्जाम में भी मिल जाती है। मेन एग्ज़ाम में भी मिल जाते हैं। इवेंट मेरे साथ ये हुआ था कि प्री तो हो गया था, क्योंकि अभी जैसे सर ने बताया था मुझे कि आप मेंस की प्रिपेयर करो। अभी जब बताया मेंस की प्रिपेयर करो तो प्री हो ही जाएगा। जैसे पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्लर्क तो हो ही जाएगा। तो मैंने मेंस की स्टार्टिंग से ही मेंस की थी तो प्री हो ही गया था और मेंस भी हो गया। तो मेंस में जैसा सर के सेशंस हैं तो वो प्री में भी बहुत हेल्पफुल है और मेंस में भी बहुत हेल्पफुल है। मेंस में इसलिए क्योंकि वो जो लेवल होता है जो सर पजल सॉल्व कराते हैं एंड टॉप 10 के अलावा भी जो सेशंस थे रीजनिंग से रिलेटेड, तो जो भी लेवल होते हैं ना वो एग्ज़ाम के एक ऊपर ही होता है। तो जो मैंने फील किया वो मेरे लिए ये था कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। डिफ़िकल्टी लेवल में मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट आ गया है या ये है। मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने ये क्लासेस में पढ़ा हुआ है और मैं मैच कर पा रही थी कहीं ना कहीं। मैं मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मैं अटक गई। हाँ 1-2 क्वेश्चन वो रेयर होते हैं, वो हर एग्ज़ाम में होंगे जहाँ पर आप अटक जाओगे, पर उसमें ये होगा कि आप अटको मत, उस पे मत अटको। मतलब आप छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। 35 क्वेश्चंस हैं, आप आगे बढ़ो। अगर आप उस पर रह जाओगे, आपके पास टाइम लिमिट कम है, तो डोंट गेट स्टक ऑन दैट। ऑल्सो पजल्स की बात है, हाँ आप टॉप 10 सेशंस में हो, मोटिवेटेड हो, स्टिल अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि आप अटक ही गए, फिर कुछ ना कुछ करके अटक गए हो आप उस पजल में, तो विल मूव ऑन। यू शुड मूव ऑन, यू शुड गेट बैक टू दैट पजल आफ्टर सम टाइम, यू नो। पहले बचे हुए सारे क्वेश्चंस कर लो। हाँ ऑब्वियसली क्लासेस काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे। टॉप 10 सेशंस का सबसे ज़्यादा अच्छा तो स्पीड का ही है, प्लस जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी है। तो उससे आपको पता चलता है कि आप कौन से लेवल पे हो। आई मीन जैसा सर का क्लासेस में कोई इजी पजल आ गई, आपने कम टाइम में कर ली, तो वो आप स्पेशली वो सबने कर ली कम टाइम में, क्योंकि वो ईजी थी। सर की मेनली जो क्लासेस में होता है वो अच्छा लेवल होता है। वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजी लेवल है वो। कंटेंट लेवल में तो हम कोई समझौता नहीं करते, है ना? हाँ वो कंटेंट जो लेवल तो क्वांटिटी always, हाँ वो है जो ना? डिफ़िकल्टी लेवल होता है, वो जो होता है ना, वो एग्ज़ाम लेवल मैच करता है। तो यू विल गेट टू नो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर। और अगर आप कर पा रहे हो तो इट इज़ बेटर। नहीं कर पा रहे हो तो यू विल गेट टू जब एक्चुअल एग्जाम में जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कुछ नया हो रहा है। हाँ। रोज ही एग्जाम दे रहे थे। हाँ एग्जाम दे क्योंकि आपको उस स्पीड की आदत पड़ जाएगी कि हमें इस स्पीड में करना है। बाकी जैसा बताया था कि आप एक जैसा एक पजल है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा आप सॉल्व कर पा रहे हो। आप सुबह से लेकर इवनिंग में सॉल्व कर रहे हो तो वो मैटर ही नहीं कर रहा ना। एग्ज़ाम तो आपका सिर्फ 35 क्वेश्चंस है, आपका लिमिटेड टाइम है आपके पास। अब मैटर ये कर रहा है कि आप कितने कम टाइम में कर पा रहे हो, और जितने कम टाइम में आप एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे उसको, उससे आप भीड़ में से आगे चले जाओगे। हाँ वैकेंसीज कम है, मानती हूँ, जैसे सर ने बताया कि वैकेंसीज कम है, लिमिटेड टाइम है, बट आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ऑल्सो यू कैन गेट दैट। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा कि भाई देखो, कंटेंट लेवल में हम कभी समझौता नहीं करते यार। मतलब मैं बहुत खुले शब्दों में यूट्यूब में बोलता हूँ कि देखो जो टाइटल लिखा है ना वही कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब अगर SBI PO लिखा है
तो आपको SBI PO ही मिलेगा। और मुझे खुशी है कि इस कंटेंट को बच्चे समझते हैं, सीखते हैं और एट द एंड अपनी लाइफ में उसकी वैल्यू ऐड करते हैं। और बीइंग अ टीचर हमें यही चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम को की तैयारी करने आए हो, अगर आप उस एग्ज़ाम का कंटेंट पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो मैं बहुत गर्व से यूट्यूब पे बोलता हूँ कि अगर आपने इन कंटेंट को पढ़ लिया ना और सीरियस वे में आपने पढ़ लिया, तो आपका रीजनिंग में अच्छे मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता और है। इवन मेन एग्जाम भी थोड़ा सा उसका लेवल कम ही होता है, क्लासेस का हाँ। लेवल इतना अच्छा हाँ, होता है कि ये- प्रैक्टिस होने के बाद फिर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नहीं, ये मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि आप जब मेंस एग्जाम दे रहे होते हो तो जो मेरे सेशन का जो कंटेंट होता है उसके मुकाबले काफी कम लेवल दिखता है। मेरा टाइम से पहले एग्जाम हो गया था, मींस का जो एकदम तो Reasoning टाइम से पहले हो गया था। हमेशा टाइम से पहले ही होती है। रीजनिंग का कभी ये नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम पर हो रही है, रीजनिंग में हमेशा 2-3 मिनट पहले ही पेपर फिनिश। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सही डायरेक्शन में आदमी काम कर रहा है और इसको और क्या बेटर किया जा सकता है, ताकि एट द एंड देखो गोल वही है ना, कि आप जैसे सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और अपनी लाइफ को चेंज करें, है ना। क्योंकि देखो, जैसे कहा ना तुमने, किसने कहा, आई थिंक तुमने कहा कि एक बैंकर लोग कहते हैं कि यार कहाँ कैसे बनोगे, क्या बनोगे, है ना। जब आप एक बार बन जाते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि आपने ना केवल इस पीढ़ी का मान बढ़ाया है, आप अगली पीढ़ी का मान बढ़ाते हो, है ना। वो एक डेजिग्नेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और बैंकर तो यार रिस्पेक्टफुल जॉब तो ऑलवेज जो है वो होती है। एक सवाल एज अ टीचर आजकल जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो सबसे पूछता हूं, और वो ये है कि मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, मुझे 4-5 महीने हो गए, मेरा एग्जाम लेट सपोज 1 प्रीलिम्स 2 प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद जो है लोगों के ताने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मान लो पिताजी माताजी फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, आसपास दोस्त या रिलेटिव्स ये इतने हमारे चिंतक हो जाते हैं कि इनको हर एक पल की जानकारी चाहिए होती है। अभी कहाँ तक पहुँचे, करोगे कि नहीं करोगे, अरे शादी करवा दो, अरे इनसे नहीं होगा, सरकारी नौकरी हुआ है क्या। तो जो एक मेंटल लेवल पे जिनका पहले से एक डिसिप्लिन क्लियर है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है, वो जानते हैं कि बोलने वाले लोग बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं, और सामने ये भी दिख रहा है कि देखो ये एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई हुआ, इसके बाद लोगों के ताने भी हैं। तो बात तो सही है, एग्जाम भी मेरा नहीं क्वालिफाई हो रहा है और लोग बोल भी रहे हैं, तो दोनों एंगल से वो सही है, मैं गलत हूं। तो ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हर एक बच्चे के लिए होती है। आप लोगों ने भी इन सिचुएशंस को जरूर झेला होगा। कैसे टैकल किया आप लोगों ने, और वो जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में परेशान होते हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे? सर, सबसे पहले ये सिचुएशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम मिडिल और फ्रॉम लोअर इनकम बैकग्राउंड, सो उन सबके साथ फैमिलीज़ के अंदर इस तरह का इश्यूज़ होता ही होता है। बिकॉज हर कोई कभी ना कभी प्रिपरेशन जब भी कर रहा होता है तो वो किसी फैमिली सिचुएशन की वजह से या फिर अपनी ग्रोथ की वजह से कर रहा होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ नॉट एन अर्निंग पर्सन। उनका मोस्ट ऑफ द पीपल का ये फर्स्ट जॉब की तरह कंसिडर करते हैं पीपल इन्हें। सो उस टाइम अगर आपको फेलियर मिलता है तो बुरा ज़रूर लगता है। बुरा आपको हर चीज़ में लगता है। अगर आपने 6 मंथ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे, उसके बाद आपको लगता है कि दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट उसी पॉइंट पे ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि टाइम वेस्ट नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया है। ये पॉसिबल हो सकता है कि पर्टिकुलर डे पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा ना रहा हो, या आपका पर्टिकुलर रिटर्न उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे अच्छा ना आए, आप किसी और पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैं प्रीवियस किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा था। सो आई हैव लेफ्ट दैट जॉब, एंड आफ्टर लीविंग दैट जॉब मैंने उस जॉब का प्रेशर के साथ की आई एम नो मोर इन वर्किंग। लोगों ने ताने दिए कि आपने सर, बिल्कुल। क्यों जॉब छोड़ी आपने? सर, देयर इज अ सिचुएशन कि मैंने पेंडेमिक में छोड़ा था, तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सारी इंडस्ट्री पूरा का पूरा शेक डाउन पे था। सो उसकी वजह से कोई आपको अदर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी बेटर नहीं अवेलेबल थी। सो उस सिचुएशन में करंटली लगी हुई जॉब को स्विच करना, और वो भी जस्ट एक उस बिलीफ में कि यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप निकाल लोगे, कि आप वहाँ पे निकाल सकते हो। बिल्कुल। उस चीज़ के लिए आपका फैमिली तो सपोर्टिव रहने का ट्राई ज़रूर करती है, बिकॉज चाहे आपको वो बोलेंगे एक बार कि आप चाहे डिसीजन को डबल काउंट पे कंसिडर कर लीजिए, बट दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। बिकॉज कोई भी पेरेंट्स अपने
चाइल्ड के बारे में बुरा नहीं सोचता, हर कोई अच्छा ही सोचता है। तो वो भी अगर आप पे बिलीव कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। आसपास वाले लोग वो हमेशा वो लोग हैं कि अगर आप अचीव कर रहे हैं सो दे विल गो क्लैपिंग, एंड अगर आप अचीव नहीं कर रहे हैं देन दे विल गो प्रेसिंग। वो आपके ऊपर है कि आपको उनका प्रेसिंग लेना है कि पुशअप लेना है। अकॉर्डिंग टू मी, ना आपको उनकी प्रेसिंग की नीड है, ना आपकी उनकी पुशअप की नीड है। ऑल यू नीड इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड योर बिलीफ। अगर आप वो कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके शेकडाउन में सिर्फ आप ही खुद को हेल्प कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं करेगा। एवरीबडी एल्स इज जस्ट अ स्पेक्टेटर। बिल्कुल, आई एग्री, 100% आई एग्री। क्योंकि इस बात को आप बहुत जल्दी समझ जाओ यार, चाहे आप बैंकर बन गए हो, नहीं बने हो, तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके बुरे वक्त में आपको कोई नहीं पूछेगा यार, माँ बाप के अलावा तो कोई नहीं पूछेगा। मतलब, और नहीं पूछना चाहिए, ये भी आप समझो, नहीं पूछना चाहिए। आप किसी को पूछते हो? नहीं पूछते ना, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको पूछेंगे? और जिस दिन आपको ये थॉट आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है ना, आप बहुत फ्री हो जाते हो, बहुत फ्री। आप जानते हो कि आप ही करता धरता हो, और आप ये भी जानते हो कि कुछ नहीं करोगे तो भी आप ही करता धरता रहोगे। तो मैं भाई दीक्षांत आपको बहुत बधाई दूंगा यार, आपने जिस टाइम पे ये डिसीजन लिया, जैसे आपने कहा कि दुनिया शट हो रही थी उस टाइम पे, और आपने ये सोचा कि यार मैं बस इसको कर सकता हूं, है ना? यस सर। और उसके लिए आपने पेपर डाला, वो अपने आप में बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, और हमें खुशी है कि आपने उसको पा लिया है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अमन, कितनी सिचुएशंस आपने देखी जो मैंने अभी ये समस्या बताई कि लोगों के बोलने के ताने होते हैं, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, फिर वो बोल भी रहे हैं, हमें लगता है कि दोनों ठीक तो बोल रहे हैं, फेलियर भी मैं हो रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, और इन दोनों की बातें बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। कैसे टैकल किया आपने ये सिचुएशंस? सर अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर मींस नवंबर में देखिए 2021 में, तो उस टाइम पे IPS PO का मैंने फॉर्म भी भरा था। तो उस टाइम पे मेरा प्री क्लियर हुआ था, बट मेंस नहीं हुआ था क्योंकि मेंस की प्रैक्टिस नहीं थी उस टाइम पे, स्टार्टिंग ही किया था। और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करी तो 2022 में सारे एग्जाम्स क्लियर हुए, सारे प्री क्लियर हुए, सारे मेंस क्लियर हुए, इंटरव्यू भी दिए सारे, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं रहा। तो इससे ज़्यादा तो आप इतने सारे एग्जाम्स दो और इतना वहाँ तक पहुँचो और आपका फाइनल सिलेक्शन रह जाए, तो इससे बड़ा मतलब आपको बहुत वो लगता है कि हाँ यार इतनी हम आगे तक आए और वो पॉइंट की एरर से मतलब आपको सिलेक्शन रह गया। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। फिर मतलब बुरा फील तो होता है, पर हाँ एक बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि आपको अगर स्टार्टिंग करना है दोबारा से, तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। आपको बस काम करना है, तो वो पॉइंट के जो एरर रह गए हैं उसी पे काम करना है, और वो ईजी हो जाता है। क्योंकि अब अगर आपको पता है कि मेरे को एक चीज़ आती है और दूसरी चीज़ नहीं आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको सब चीज़ ही नहीं आती है, स्टार्टिंग में आपको सब जगह काम करना है, और उसके बाद जब आप मीन्स थोड़ा तैयारी करते हो और आपके पेपर्स क्लियर होते हैं, तो फिर आपको कुछ लिमिटेड पोर्शंस पे काम करना होता है, तो वो फिर ईजी हो जाता है आपके लिए। तो उसके बाद से सारे एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद फिर होपफुली सारे क्लियर भी हुए, क्योंकि मीन्स वही सब्र का फल मीठा होता है। तो जितना हम फेलियर सहते हैं उतना आपको सक्सेस भी मिलती है बाद में। और यही है सर, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे खुद RB क्लर्क में रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल आए थे। मीन्स अगर आप मेंस में फुल ले आओ मार्क्स, मेंस में रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल 100% मार्क्स लाए हैं। फुल आउट ऑफ फुल, तो वो अपने आप भी एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ कुछ तो अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम को फोड़ा तो है, नहीं, अच्छे से आप फोड़ा ज़्यादा है। सेटिस्फैक्शन फिलहाल हमको फील हो रहा है, थोड़ा अच्छे से बैठ जाए, है ना? तो बताइए। अच्छे से फोड़ा है, एग्ज़ाम फोड़ा तो है पर अच्छे से फोड़ा है। तो वो अलग ही खुशी देता है। और हाँ फेलियर्स तो होते हैं, फेलियर्स से आपको डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर्स से ही सक्सेस का रास्ता जाता है। और जिनको सक्सेस बिना फेलियर्स के मिल जाती है वो उतना मीन्स इफेक्टिव नहीं हो पाती है। अगर आप कुछ फेलियर, क्योंकि आपको जिस चीज़ की वर्थ नहीं पता होगी, आप उसको कैसे बिल्कुल। वो कर पाओगे कि ये इतना वैल्यूएबल है। तो डेफिनेटली फेलियर से डरना नहीं है। और ताने तो फिर आप लगा ही सकते हो मेरे को कितने पड़े होंगे, क्योंकि मैं तो मीन्स इतना एग्ज़ाम क्लियर करे। पर वो था कि ताने मीन्स आपको लेना देना किसी से होता नहीं है, बस आपको अपने पेरेंट्स से लेना है। क्योंकि पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जब मेरे बेटे ने एग्ज़ाम यहाँ तक पहुँच गया है तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लेगा ये। ऐसा कोई भी पेरेंट्स कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करता है, वो आपको उल्टा पुश ही करेंगे कि इस साल नहीं हुआ, कोई नहीं, अगली बार तेरा हो ही जाएगा। जब तक तो यहाँ मतलब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप अगले साल निकाल ही लोगे। तो सर डेफिनेटली तानों से डरना नहीं है और उसको फोड़ के निकलना है, तो फिर उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तानों से फोड़ के निकलने का मज़ा कुछ और ही होता है। फिर जो ताने देते हैं वो आपके सामने बोलते हैं कि हमें तो पता ही था यार, तू तो निकाल ही लेगा भाई। तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है फिर। नहीं, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मैंने कहा ना कि आप करिए लेकिन चुप रहिए।
वो एक मतलब भाई यार एक्सट्रीम लेवल की खुशी है ना, कि आप कुछ मत करिए, बस रिजल्ट दिखते रहे आपके। और हमेशा आप अगर इस चीज को करेंगे तो दो फायदे होंगे। सबसे पहले आप पीसफुल सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको किसी से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आपको ना एप्रिसिएशन की नीड होगी, ना कोई बुराई कर रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको करना क्या है। मेरे पिताजी मैथ्स के गोल्ड मेडलिस्ट है जहां हम लोग होम स्टेट में हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने आज तक फैमिली मेंबर्स के अलावा, कुछ क्लोज लोगों के अलावा, ये बात किसी को नहीं पता है कि मेरे पास ये अचीवमेंट है। लोग जानते हैं तो शॉक होते हैं। तो वो जब मैं सुनता हूं तो वो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने खुद से नहीं बताया है लेकिन अचीव किया है मैंने। दुनिया क्या कर रही है? जस्ट ऑपोजिट कर रही है। आप बता ज्यादा रहे हो, आउटपुट उतना नहीं दे रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और मेरे खुद के कर्मी वैसे नहीं है। गॉट इट? तो आपको एक बुक है मिनिमलिस्ट, राइट? ये एक बुक है, आप इसको पढ़ें भाई। ये इतनी अच्छी बुक है कि आपको मतलब, आप चूंकि आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग अभी बैंकर हैं, समय आप लोगों के पास पर्याप्त है, तो ये आपको ये मिथ है, ये भी मिथ है। चलिए अभी अभी इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे क्या क्या बैंकर में होता है। तो समाज के तानों का, मुस्कान, आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन, और जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज करेंगे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसा सर ने भी बताया कि आपको जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, आप एक पीसफुल सिचुएशन में चले जाते हो, तो मैं पहले से उस सिचुएशन में ही थी। मतलब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट भी थी, तो मेरा इतना ज़्यादा लोगों से करा भी नहीं। और सेकेंडली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया, तो मैंने इन लोगों से शायद सर से थोड़ा कम ही फेस किया है, बट थोड़ा कम फेस किया है। लोग बोलते थे कि नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली मेरा क्या था, मैं काफ़ी छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर लड़कियाँ इतना ज़्यादा जॉब वॉब का है नहीं। कौन सा टाउन है आपका? मुरैना, MP। अच्छा, ग्वालियर वाली जो घटना हमने बताई तो आपने रिलेट कर ली होगी है? वो रिलेट कर ली थी, ऐसा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी भी है थोड़ा सा कि शादी वादी होती है लड़कियों की, जॉब वॉब। तो मैं अपनी ब्लड लाइन में मैं पहली लड़की हूँ जो जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट। मतलब आप अपने घर में पहले हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, लड़की पहले जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, बाकी तो भाई की भी है। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो भाई का ही था मेरे। वो हर जगह मुझे, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हर टाइम मेरे साथ जा रहा है। वो लीव लेके मेरे साथ जाता था, तो सारी चीज़ें याद आगे भी बताऊँगी कोई भी। तो ये तानों वाली जो बात है ना, वो ये है कि आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो करते रहो। अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, तो ऑब्वियसली यू विल गिव देम द रीज़न टू टॉन्ट यू, है ना? राइट। अगर आप फोकस्ड हो, आप बस एग्ज़ाम निकाल लो। आपको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना है ना। अब जैसे मेरा था, मैं तो एकदम इंट्रोवर्ट ही थी, तो मेरे को नहीं था। आप लोगों के पास है, आप लोग के पास लोग मिलते होंगे, फ्रेंड्स मिलते होंगे, जूनियर सीनियर सभी मिलते होंगे जिनका पहले क्लियर हो गया आपसे। आप लगे हुए हो 3 साल से 4 साल से, आपका नहीं होगा। तो आप एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो, प्लस ऊपर से अपने आप पर वो ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं, मतलब इग्नोरेंस इज़ द वे। इग्नोर करो आप उनको थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि क्लियर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन वो सामने से ही आके बोल देंगे कि हमें तो पता ही था, जैसे सर ने बोला कि हमें तो पता ही था तू कर लेगा। तो मेरे साथ ये था कि लोग बोलते थे कि क्या पढ़ना, एज हो गई है, शादी करा देते हैं, ये वो। तो अब जब निकाला, भाई का सपोर्ट था, तो जब निकाला तो फर्स्ट टाइम ही निकल गया। फिर लोग बोलते थे कि अरे वाह, हमें तो पता ही था, और बचपन से ही होशियार है लड़की आपकी। तो यही होता है। तो इसका ना वे तो वही है कि आप इग्नोर करो कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए। अगर आप वहीं पर फोकस रहोगे, उनके ताने ही आपके माइंड में चलते रहेंगे, तो बिल्कुल आप डाइवर्ट हो जाओगे अपनी चीज़ों से। मैं जरूर एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए ताने एक ऐसा, मतलब मैंने देखा है, आपकी कोई पोजीशन हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, PO बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, अरे सब कुछ छोड़ो यार, तुम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तुमको
क्रिटिसाइज करने वाले लोग कभी भी, हाँ मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ कि अगर ताने मिल रहे हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको आदत पड़ गई। अब आप जब ज्वाइन करोगे किसी भी जॉब में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपको आदत है ताने सुनने की, आपको वे आ चुका है उन्हें झेलने का, उन्हें इग्नोर करने का। तो जैसे आप सभी लोग एक्सपीरियंस हो, सबने कभी ना कभी ताने सुने ही होंगे अपने डीएम से, सीएम से, कभी तो सुने ही अरे हम तो होंगे। रोज सुनते हैं, रोज क्लास में 2-4 ठो आके गाली देते हैं, कहने क्या पढ़ाते हो, क्या मतलब को पढ़ाते हो। तो यही है, हमारा भी यही है सर, हम भी रोज किसी ना किसी से सुनते ही, कुछ नहीं तो कस्टमर ही आके बोल के चला जाता है कि क्या पढ़ाई की है तुमने, हमारा काम करके नहीं दे पा रहे हो। आप उनको ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम उनको फिजिकली सुन हाँ रहे हैं। हम उनको सामने सुन तो मैंने अभी क्या किया है कि मैंने अभी रोस्टिंग का तरीका समझ लिया है ना, कि उनको प्यार से रोस्ट करना है। हाँ, उनको बैठाइए, पूरा खर्चा पानी दीजिए, वो कुछ देर बाद खुद ही निकल जाएंगे। तो जैसे आपने कहा ना कि ताने लोग कभी बंद नहीं करेंगे, आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। और जैसे मैं तो बहुत क्लियर हूं इस पे कि जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि बुरे वक्त में सिर्फ पेरेंट्स पूछेंगे और पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं पूछेगा, तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये जब आप अर्ली स्टेज में रियलाइज कर लेते हो तो आपको फायदा इसका बहुत होता है। मनीषा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? से प्रेशर के बारे में मैं यही कहूँगी, मतलब स्टार्टिंग में शायद वो चीज़ इतनी फील नहीं होती। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो लगता है ये कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है आप लोग आपको करते करते, तो फिर बाहर से मतलब लोगों का प्रेशर भी आने लगता है, कितने टाइम से क्या कर रहे हैं, अभी तक कुछ है नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्रेशर तो धीरे धीरे फील होता है, लेकिन इनर यू आपको ये पता रहता है कि आप कितनी सक्सेस अचीव कर रहे हो, आपकी डेली ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, वो चीज़ सिर्फ आपको अपने साथ ही पता होती है। लाइक सारी गर्ल्स, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मतलब ये सब चीज़ें मुझसे ज़्यादा मेरी मदर ने फेस की हैं, क्योंकि मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट है। तो मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखती थी, इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती थी। तो उन्होंने ही सारी चीज़ों को फेस किया है। तो मेरे को तो बस ये था कि हाँ मेरे को पता है कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ और मैं कर भी लूँगी, ये चीज़ मुझे डेली बेसिस पर अपनी लगती थी। बाकी उन लोगों को यही था कि अपना टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करें, मदर सिंगल पेरेंट हैं तो उनकी हेल्प होगी, जितनी जल्दी मतलब जॉब अचीव कर लेंगी उनको हेल्प मिलेगी। पर मुझे ये था कि हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ और मैं कर भी लूँगी, और जब वो चीज़ मैं कर लूँगी तो उससे सिर्फ उनको नहीं मुझे भी खुशी होगी कि मतलब जो मैंने सोचा है मैंने वो अचीव किया है। तो उस चीज़ की आज मुझे खुशी भी है बहुत ज़्यादा। मदर आपकी सिंगल पेरेंट्स है, मतलब आपके फादर Father जो है वो नहीं, yes. नहीं है। तो ये कब की बात है ये? फादर मेरे 2014 में एक्सपायर हो ओके, तो उसके बाद मदर ने ही पूरा हाँ, आप लोगों mother को ने, संभाला है। हाँ। ओके, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है ना, challenge होता चाहे है, मैं अगर उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हाँ फिनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, और एक मोरल सपोर्ट होता है हाँ। ना, तो आपकी मदर ने आपको प्रॉपर सपोर्ट किया। Support नहीं, किया अपने है। आप में बहुत, और मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको मनीषा कि इस स्टेज पे भी ये सिचुएशन देखने के बाद आपने उससे आप डिमोटिवेट नहीं हुए, आप Right. उसको फोकस करके अपना गोल आपने अचीव किया। शिवानी, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, जी सर। और आई थिंक आपके भैया भाभी हैं, है ना? तो पेरेंट्स का ना होना, थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा इस पे आप प्रकाश डालें शिवानी। पेरेंट्स का ना होना कितना हमें, मतलब एक लाइफ जर्नी में जो है वो हमें चैलेंज देता है, और कभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, कभी आप फोकस आपका नहीं टूटा, ये क्या एक आपकी स्ट्रेंथ है? सर जब मैं प्रिपेयर करी थी, एक्चुअली मेरे फादर तब थे, मदर एक्चुअली 2018 में एक्सपायर हो गए थे। फादर मेरे अभी रिसेंटली 22 में ही हुए थे, जब मेरी ज्वाइनिंग होनी थी उससे जस्ट पहले। तो फादर का मुझे कांस्टेंट सपोर्ट था। उन्होंने, मतलब मदर नहीं थे, कमी रहती है, बट स्टिल उन्होंने कभी फील नहीं कराया मुझे कि मम्मा नहीं है या जो भी है। तो फैमिली का पर पूरा अदरवाइज सपोर्ट था। भाई भाभी मेरे दोनों बड़े हैं, मैरिड है दोनों भाई, तो फैमिली का रहता था सपोर्ट। और अदरवाइज उस घर के अलावा मुझे बाहर वाले कोई दिखते नहीं थे। तो रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उनके ताने, आई डोंट थिंक अगर थे भी तो मुझे पहले तो इंस्टेंस में मिले वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कि अगर वो ताने थे भी और तो नहीं थे तो मैटर ही नहीं करता था। फैमिली थी, फैमिली और मुझे सीरियसली बहुत सपोर्ट करती थी, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई ताने दे रहा है या कुछ भी है। ऑल आई वॉज कि मेरी एक फैमिली है एंड मेरी ये नीड है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और मेरा गोल था कि हाँ मुझे बैंकर बनना है। तो जस्ट मुझे वही दिखता था, मुझे ताने, क्रिटिसिज्म और ये नहीं था। और मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। सबकी बातें जब मैं सुन रही थी कि हाँ ये ताने दे रहा है, वो ताने दे रहा है, नहीं, एक्चुअली मैं ही अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती थी। अगर मैं कुछ नहीं अचीव कर पा रही हूँ तो मुझे लगता था कि नहीं, शायद आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, कि तभी ये नहीं हो पा रहा है।
तो खुद की क्रिटिक मैं हूँ, खुद की मोटिवेटर भी मैं खुद थी, बाकी फैमिली साथ में ज़रूर रहती थी, उनका सपोर्ट रहता था। तो फादर बाद में एक्सपायर हुए, मतलब उन्हें पता था कि मेरी जॉइनिंग है, बट नहीं वो साथ में रह पाए उस जर्नी में, जब एक्चुअली उसके जब वो फ्रूटफुल हुई जर्नी, और तब एक्चुअली उनको देखना चाहिए था मुझे बैंकर की तरह, तब उस टाइम पर फादर साथ नहीं थे, पर अदरवाइज़ उनका कांस्टेंट सपोर्ट था। मैंने तब भी आपको बताया था कि वो रात को मेरे लिए जागते थे कि जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो वो भी मेरे साथ में बैठते थे कि नहीं आप प्रिपेयर करो, मैं बैठा हूँ अपने रूम में, तो वो भी सोते नहीं थे तब तक मैं नहीं सो रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए फास्टिंग की और सब किया। तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है, वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते आपको। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मतलब इसके लिए शब्द नहीं है ना, क्या बोले अब। पर ये है कि जहाँ भी होंगे वो, है ना, आज देख के बहुत खुश होंगे, है ना। क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं होता, तो हमें वो पेरेंट्स की खुशी जो है वो महसूस होती है कि जब वो किन्हीं चीज़ों में आपकी खुशी देख के खुश होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत खुश होंगे आज, है ना, और आप उन्हें आज नहीं आगे भी प्राउड फील करवाएंगे, है ना। डेफिनेटली। सो आफ्टर SBI PO, दीक्षांत क्या है आफ्टर SBI PO, क्या है मतलब, क्या है चैलेंज, कितना हमने देखा है, बहुत पर्क्स, बेनिफिट, ग्रोथ, सब कुछ बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, विदेशियों का भी ग्रोथ अच्छा है, ये सारी चीजें मतलब एक स्टूडेंट के लिए कितना इंस्पिरेशनल है। सर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका एम होता है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट को टारगेट करूं। बिल्कुल। अगर आपके पास भी अगर 10 रुपीज़ है और आप उस 10 रुपीज़ से कुछ वैल्यू परचेज करने किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं उस 10 रुपीज़ का मैक्सिमम वैल्यू उसको ले पाऊँ। बिल्कुल। तो सेम चीज़ इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर कोई बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो वो हर कोई एम ज़रूर करता है कि मैं SBI PO पे करूँ, बिकॉज इन बैंकिंग स्पेसिफिकली SBI PO इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एज टर्म्स ऑफ पे, अलाउंसेज एंड रिकॉग्निशन, उस टर्म्स के अंदर। सो हर कोई बेस्ट को एम करता है। एंड जैसे आपने पूछा कि आफ्टर चेंज क्या है, फर्स्ट चेंज इज SBI इज गिविंग यू 4 to 5 एडिशनल इंक्रीमेंट्स एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो फर्स्ट तो वही हो गया। सेकेंडली द पर्क्स बेनिफिट्स आर ऑल्सो मच हायर एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एक अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल टर्म्स में आपको अगर बेनिफिट दिख रहा है, सॉर्टेड तो लाइफ चल रही है, वो है, दिख रहा है कि आपको देखो अर्निंग इज हैंडसम। और बट अगर किसी को देखो ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग यू इनफ मनी टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ जानूं तो सॉर्टेड दैट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। और ये SBI PO में कॉमनली होती है। एंड मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज मैं MBA फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, सो आई वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर एंड नोज जस्ट लाइक any other like normal jobs, I am basically from tier 1 MBA college. So after that अगर आप उनसे भी कंपेयर करते हैं, even then some package of IMs भी कंपेयर कर रहे हैं, so they are giving you decent sum of मतलब आपने इनफ रीजन दे दिया कि SBI PO की तैयारी क्यों करनी चाहिए। नहीं भाई, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं, अभी SBI में काम कर रहे हैं वो, तो ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो स्टूडेंट हमें देख रहे होंगे वो बहुत हाईली इंस्पायर्ड हुए होंगे इन बातों से। और जैसे आपने कहा कि जैसे IIM का आपने जो एक एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही है कि आप अगर इनिशियल लेवल पे दोनों को अगर आप मैच करो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, सो आई एम गेटिंग लाइक good pay in my previous organization and I have joined here government exam में भी with a raise, अगर आप compare करें CTC, right. So that is the thing कि SBI is nonetheless back in terms of pay, but ये बात भी है, if someone is giving you something, he will expect something, right. So you will have to give some those extras, you will have to give those extra efforts, and you will have to accept those special postings, right. then only SBI is doing. Right. तो अगर आप कर रहे हो तो आपको वो पे भी करना पड़ेगा। Right. नहीं 100% है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अमन भाई, कितना मजा आता है 4 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई होने में, मतलब कितना, मतलब अंदर से वो खुशी होती है कि यार सारे एग्जाम्स जो है मैंने फोड़े हुए हैं, जो सोचा था मैंने, और अभी मैं उस स्टेज पे जी रहा हूँ जहाँ पे लोगों को मालूम है कि भाई हु इज अमन सिंह भंडारी,
और क्या क्या मेरी सिचुएशन है, और अभी मैं बैंक को ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या वो मोमेंट था आपका आफ्टर सक्सेस स्टोरी? एंड क्या घर का माहौल है, क्या रिलेटिव्स दोस्त यार का एक जो है वो रिएक्शंस है, मतलब कितना आपने लोगों के रिएक्शंस को 360 देखा है अपनी लाइफ में? जैसे 360 पूरा ही 360, अगर 720 बोलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं पूरा ही रिवर्स हो जाता है सब कुछ। और डेफिनेटली सक्सेस तो वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते, और वो लाइफ चेंजिंग मीन्स आपकी लाइफ को पूरा 360 घुमा देते हैं। अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो और फिर आप हैंडसम अमाउंट अर्न करने लग जाओ तो डेफिनेटली वो चेंज तो लाता ही है आपकी लाइफ में। और सक्सेस और जो मेहनत करता है उसको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलती ही मिलती है, उसमें कोई दो राय की बात है नहीं। और हाँ, 1 जनवरी को हमारा आरआरबी का रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत खुश थे। और हाँ, जैसे कि सर ने बोला कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो हाँ, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि चलो अब हमारा बच्चा जॉब में लग गया है, और पूरी की पूरी अब फैमिली का मतलब अब आपकी पुश्ते मतलब जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा ना चेंज तो पूरा आपका मतलब आता ही है फैमिली में, जनरेशन वाइज भी आ जाता है चेंज। क्योंकि और मेरी फैमिली में तो स्पेशली मैं अभी मतलब हम 4 भाई मतलब 2 भाई हैं और मम्मी पापा हैं, तो ये मेरी गवर्नमेंट जॉब है, भाई का तो अभी मींस वो मैनेजमेंट में है। तो और बाकी पेरेंट्स बहुत खुश थे। फिर अगर आपको ये दिखे कि आपके 4 एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं तो फिर तो अब लोग यही पूछते रह जाते हैं कि कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। तो वो डेफिनेटली एक अलग खुशी देता है। और अगर आपने मेहनत करी है और आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं तो डेफिनेटली वो मोमेंट्स जो हैं वो कभी मतलब भुलाए नहीं जा सकते ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ये अपने आप में बहुत एक नो डाउट वो एक देखो 1 अप्रैल ना, मतलब मैं तो मानता हूँ कि एक बैंकर के लिए 1 मतलब जनवरी है। वो हाँ 1 जनवरी है यार, वो दिवाली है, वो होली है, वो क्या है, क्रिसमस है, वो ईद है, सब कुछ है यार। 1 जनवरी मतलब जब आपको सुबह 10 बजे ये पता चलता है कि आपका नाम उस लिस्ट में आ गया है, तो मैं जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं 1 अप्रैल को 2 चीजें करता हूँ। मैं जिनका सिलेक्शन होता है उनसे बात करता हूँ, जिनका नहीं होता उनसे बात करना बहुत जरूरी होता है। आप सोचिए कि 10 बजे रिजल्ट आया, आपने देखा और आपको पता चला गया कि आपका नाम आ गया, इंस्टेंट आपने पेरेंट्स को बता दिया। आप उन पेरेंट्स को कभी महसूस करिए, वो उनकी खुशी, मतलब आपको ना वो भाई जिंदगी में एक ही बार मिलता है आपको, स्पेशली हाँ हाँ हाँ, पर आपको याद होगा है, स्पेशली मतलब मम्मी जो है ना मतलब एक इमोशनल सलाह एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, 11 और बज गए थे, तो मैंने कहा लाओ भाई पेरेंट्स से बात कराओ। कह सर मम्मी बिजी हैं। हमने कहा कहाँ? कह रही अभी 10 लिस्ट हैं, अभी 10 जगह कॉल करना है, अभी 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 ये बताना है कि बच्चा मेरा जो है वो पीओ बन गया। इसका रीजन ये होता है ना कि उनसे ही पूछा जाता है ना सबसे ज्यादा, उनके जो रिलेटिव्स हैं, सब फ्रेंड्स हैं, समाज है, उनसे ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि अरे बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। तो जब ये ऐसा मूवमेंट आ गया तो ऑब्वियस ये उनको करना भी चाहिए, ये लिस्ट बना के सबको बताना चाहिए कि देखो आपने बोला था हो गया। एक बच्ची थी, उसके पिता से मैं बात कर रहा था, तो उस दिन मुझे मतलब वो बड़ी बेटी थी उनकी, और 1 साल तैयारी करते हो गया था, 3-4 एग्जाम ऐसे भी थे कि इंटरव्यू जाके उसके नहीं हुए थे। तो वो जो उस पिता की जो खुशी थी उस बच्ची के लिए कि अरे सर मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं सर, मतलब मेरे लिए तो वो आज वो मोमेंट्स है। तो 1 अप्रैल अपने आप में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, और अमन हम समझ सकते हैं कि आप अभी बहुत मजे के दिन काट रहे हैं और आपको वो चीज़ बार बार रिकॉल होती होगी, इसको जरूर रिकॉल करिए, ये बहुत मोटिवेशन का पल होता है। मैं एक और एडवाइस दे देती हूँ कि जितने खुशी के पल बचे हुए हैं वो काट लो, मतलब आगे भी खुशी मिलेगी बट ये वाली नहीं मिलेगी जो फैमिली के साथ है। चलिए, तो आपके लिए ये खुशी क्या थी मुस्कान? कितना आपके लिए एक वो एक ब्लेस जो था एटमॉस्फेयर था, और इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरा 2021 था, तो आई थिंक सारे रिजल्ट्स जो हैं वो डिले ही हुए थे। 1 अप्रैल तो सेम ही था, बट सारे जो आरआरबी क्लर्क का था, आरआरबी पीओ का था, वो डिले ही थे। प्लस इसमें प्लस पॉइंट मेरे लिए क्या था कि मुझे मेंस के लिए शायद बाकी जो ईयर्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया था हम लोग को प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो मेरे को मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैसेज नहीं एक्चुअली रिजल्ट आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, तो वो आरआरबी क्लरिकल का था, शायद 1 मार्च को उसका रिजल्ट आया था। तो उस दिन तो मतलब फैमिली का ऐसा था कि
अरे मतलब मैं अभी तक याद है बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस चीज़ को कि क्या था, इमोशनल था, सब कुछ ही मिक्सअप ऑफ ड्रामा, फैमिली ड्रामा था ये, कि हो गया चलो सिलेक्शन हो गया ये वो। फिर 1 अप्रैल को हुआ ऐसा, तो 1 अप्रैल को मेरा क्या था कि मैं श्योर थी कि हो जाएगा। हो जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रेस तो नहीं था, बट 1 अप्रैल को मैं चैन से सो रही हूँ, सुबह ही सुबह रिजल्ट आ गया 7:30। मतलब पहला जो सुबह का लोग होते हैं ना कि कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज देख के खुशी होती है, किसी का आ रहा है गुड मॉर्निंग मैसेज, किसी को सैलरी क्रेडिटेड वाला मैसेज देख के खुशी होती है। तो मेरा ये था कि मैं बस उठी और रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने बस देखा और बाकी सारे लोग तो जग ही रहे थे, तो सबसे पहले उठ के सबको बता दिया कि अरे ये हो गया। फिर मतलब ऐसे ही हुआ था, सारे लोग फ़ोन पे बिजी हो गए, मम्मी कहीं मंदिर जा रही हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जो भी जो भी इन्फॉर्म भी करे, प्लस जो भी उनका होता है, जो भी पूजा जो भी होता है वो सब करते हैं। ये सर नहीं वाकई ये एक बहुत ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बस खुद ही फील किया जाता है। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप लोग के साथ ये मोमेंट आएगा, तो ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है, बहुत मेहनत से मिलता है और दोबारा मिलता भी नहीं है कभी। हाँ, उसको कैप्चर भी किया नहीं जा सकता। हाँ, लोग होते हैं, मतलब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे कि वो कैप्चर करके डालते हैं, बट वो रीमेक होता है उसका, वो भी रियल नहीं। हाँ नहीं, अभी हमने नई कोशिश करी है। अभी हम उस एग्जैक्ट मोमेंट को जो है प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कैप्चर कर लें। नहीं अभी दिमाग अभी ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोचेंगे। तो अभी हम वाकई ये प्लान कर रहे हैं कि 1 अप्रैल वाले जो मोमेंट्स हैं, क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि वो जो रियल मोमेंट्स होते हैं एक्चुअल में वो जो है, क्योंकि वो वाकई मतलब उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, वो बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं और हर किसी को इसलिए देखने चाहिए क्योंकि बहुत मोटिवेशन देता है। मतलब मैटर नहीं करता बैंक, एसएससी, यूपीएससी क्या कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप जब वो पेरेंट्स के लिए सक्सेस मैटर करती है कि अच्छा बिल्कुल बच्चा मेहनत कर रहा था, वो हो गया। फर्स्ट जॉब की ऊपर से माँ जो होती है वो इतनी मासूम होती है कि उनको ये सब नहीं पता होता मोस्टली। मतलब मैं जैसे मिडिल क्लास में हूँ, तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो एक्सप्रेस इतना ज़्यादा कर देते, जैसे क्लैरिकल के एग्जाम में उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया, तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या, इतनी छोटी सी जॉब के लिए इतना ज़्यादा क्यों। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा एग्जाम क्लियर कर दिया। मनीषा, आपका अनुभव क्या था और कितना स्पेशल मोमेंट होता है ये? सर स्पेशल तो बहुत ही है ये वाला मोमेंट, मतलब लाइफ में पहली बार देखने को ऐसे मिलता है ना। और फर्स्ट जॉब का तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 बजे रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने पीओ का चेक किया था, दोनों दिए थे, तो पीओ में मेरा क्लैरिफाई नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से रह गया था। फिर उसके बाद मुझे था नहीं क्लैरिकल का हो जाएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ कि क्लैरिकल का मेरा फिर क्लैरिफाई हो गया था। पीएनबी था, उसमें मेरी प्रायोरिटी भी यही थी, तो उस टाइम तो मैं बहुत खुशी हुई। फिर मैंने मदर को कॉल किया अपनी, क्योंकि वो वर्किंग है, तो अपने स्कूल गई थी, प्राइवेट टीचर है, तो उधर फिर उन्होंने पहले सुना तो उनको यकीन नहीं, एक्चुअली 1 अप्रैल था ना, तो उस दिन उनको लगा कि नहीं ये मजाक कर रहे हैं। नहीं तो मुझे अप्रैल फूल ही बना रहे हो, ऐसा नहीं है। तो 10 to 15 मिनट्स तो उनको यही था कि नहीं ये लोग झूठ ही बोल रहे हैं मेरे साथ। फिर बाद में कि मतलब हाँ सच्ची में हो गया, जब मैंने उनको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा तो फिर उन प्रूफ दिखाना पड़ा कि अप्रैल फुल नहीं है। अगली पिटीशन आईजीपीएस को 1 से 2 पर मेरे घर वाले ऐसे थे कि अगर नहीं हुआ फिर बताइए, वो अपने आप में ही फिक्स करके बैठे थे कि हो ही जाएगा। पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है। राइट। तो मतलब एक बहुत स्पेशल मोमेंट हाँ, है बहुत ना? स्पेशल मोमेंट था। बस वही है कि वो बिल्कुल सामने से फेस नहीं कर पाई, क्योंकि दूर थे हम लोग, मम्मी स्कूल गई हुई थी, तो वो चीज़ मतलब देखी ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो घर आई तो बहुत खुश थी। बिल्कुल नहीं, बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ये, और इन्हें जरूर कैप्चर करने चाहिए, क्योंकि ये मतलब जिंदगी में आप कुछ भी ग्रोथ देखते हो ना, तो आप जब ये मोमेंट्स याद करते हो ना, तो आपका मोटिवेशन डबल हो जाता है ना? क्योंकि जब हमें रियलाइज होता है ना यार कि बचपन से हमने जो भी हमारी परवरिश हुई है इन्हीं लोगों के कारण हुई है, इन्हीं लोगों ने किया है, तो जब वो खुशी हम देखते हैं ना, तो वो भाई मतलब वो एक बिल्कुल यथार्थ है कि भगवान खुद नहीं आते हैं, वो रूपों में भेजते हैं
और मंदिर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप 2 लोगों की पूजा कर लीजिए, भगवान के बराबर है। शिवानी, आपका अनुभव क्या था? क्योंकि आपने जब क्वालिफाई किया तो आपने बताया कि पिताजी भी, तो कैसे आपने उसको, मतलब किस तरह से, किस भाव से आपने उसको सेलिब्रेट किया और कितना आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट था वो? सो मेनली तो न्यू ईयर का गिफ्ट था 1 जनवरी को, जब भी रिजल्ट अनाउंस, और लाइक मैंने फादर को बताया, कॉल किया उन्हें, तो लाइक उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल कर दिया, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। 10-15 मिनट में उन्होंने सब रिश्तेदारों को कॉल करके बता दिया कि हाँ, बेटी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बैंक में लग गई है। तो जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें सबको, फिर उसके बाद सबके कॉल्स आ रहे थे, तो बहुत स्पेशल डे था ऑब्वियसली, कि और खुद को बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हाँ, दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आरआरबी मेंस, आरआरबी पीओ हो गया है और क्लरिकल भी हो गया था। तो हाँ, स्पेशल तो था ऑब्वियसली, और खुशी लिटरली नहीं बयां करी जा सकती वर्ड्स में ना, कि कैसे क्या, और मतलब फैमिली का माहौल ही अलग हो जाता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। उनको सबको था कि सच में एक प्राउड फीलिंग होती है ना, पेरेंट्स की आइज़ में, फादर की आइज़ में, जो मुझे दिख रही थी कि आंसू आ जाते हैं उनकी आइज़ में कि हाँ, मतलब जब मेरा एक्चुअली जब मैंने +2 क्लियर की थी, तब भी मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, तो उस टाइम पे भी उनको था कि जो मुझे उस टाइम पे एक प्राइड फील हुआ था ना उनकी आइज़ में, सेम वो लग रहा था कि इतना अच्छा उन्हें फील हो रहा था ना। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उस चीज़ को देख पाए, जब मैं एक्चुअली बैंक में जब पोस्ट हुई वो चीज़ नहीं देख पाए, बट सीरियसली वो एक मोमेंट रह जाता है कि हाँ, वो इतना ही ज़्यादा खुश होते जितना उस दिन थे। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मैंने जैसा कहा ना कि वो जहाँ भी हैं, है ना, वो बहुत खुश होंगे, है ना। और पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, चाहे वो सामने विजिबल हो या ना हो, है ना। और वो अपने आप में सभी के लिए, है ना, 1 अप्रैल जैसे मैंने कहा ना कि वो प्राइजलेस मोमेंट होता है, और हमें उसको इसलिए सहेज के रखना चाहिए ताकि कल जब हम जिंदगी में बड़े एग्जाम्स को टारगेट करें तो इस मोमेंट को ध्यान में रख के टारगेट करें। जब ये मोमेंट आएगा तो शायद उतनी खुशी हमें दोबारा देखने को हम सब मिलेगी। शायद इसीलिए ही कर रहे हैं कि पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाए कि उनके जो एफर्ट्स है उसको उनको पे बैक शायद कर नहीं 100% सकते, वैसे कभी उनके एफर्ट्स को तो हम नहीं पे बैक कर सकते, बट या थोड़ा तो उनको खुशी दे सके, शायद इसलिए करते हैं। तो या उम्र के एक पड़ाव में पहुंच के आपको रियलाइज होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग, चूंकि आपका 2 साल का अनुभव हो गया है, आप लोगों ने भी बैंकिंग में अच्छा अनुभव ले लिया है, आपको अब रियलाइज होता होगा कि बचपन में जिन चीजों को पेरेंट्स कभी आपको मना करते थे और आपको कभी उन चीजों में गुस्सा आती थी, आज आपको रियलाइज होता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। आप अपनी नादानियों के कारण आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई मुझे खेलने जाना है और मेरे पिता मना कर रहे हैं कि क्यों जा रहे हो खेलने। आज रियलाइज होता है कि नहीं यार, वो बिल्कुल सही करते थे, और शायद अगर मैं उस टाइम पे उनकी बात ना मानता तो जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, है ना। तो ये 2 चीजों में होता है, जब आप जॉब पे हो जाते हो, खुद की कमाई आने लगती है, और जब उस कमाई को आप जो है वो मैनेज करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पहला रियलाइजेशन होता है। दूसरा तो खैर माँ बाप बनोगे तो खैर अच्छे समझ जाओगे, उससे बेटर तो खैर फिर तो कोई आपको दूसरा गाइड करने, क्योंकि आप जिम्मेदार हो जाते हो ना आप। अभी हमें ये मालूम है कि चलो यार, कितनी भी सिचुएशन खराब होगी, बैठे हैं संभाल लेंगे कुछ ना कुछ तो देख लेंगे। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आपको पता है कि अब आप एक नए शहर में हो, आप अगर हस्बैंड हो तो आपकी एक अपनी जिम्मेदारी है, और आप अगर वाइफ हो तो आपकी एक अपनी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर लोग सपोर्ट कर सकते हैं अब, लेकिन अब 100% आपको हेल्प करें वो शायद उतना आवश्यक अब नहीं रह जाएगा। चलिए, तो ये थी आज सक्सेस स्टोरीज जो हमने सीखी हैं, और हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन बच्चों के लिए हैं, चाहे वो शुरुआती का दौर हो, पीओ बनने के बाद के एक्सपीरियंसेस हो, 1 अप्रैल का वो मोमेंट हो, या फिर वो चीजें जो स्ट्रगल के टाइम पे आप महसूस करते हैं। आपने टॉपर से आज ये सुना कि इन्होंने कैसे उन सिचुएशंस को टैकल किया और कैसे फाइनली पीओ बन गए। देखिए, एक मंत्र मैं हमेशा आपको दूंगा, आप जिंदगी में प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक मंत्र हमेशा आपको सफल बनाएगा, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, और वो है कंसिस्टेंसी। आप दुकान खोल के बैठ जाइए, आप यकीन मानिए एक दिन, 1 साल में आपकी दुकान चलने लगेगी। आप 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, आप यकीन माने आपकी हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप बैंकिंग एसएससी कर रहे हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे। ये कंसिस्टेंसी ही आपको जिंदगी में ग्रो करवाती है। और आप देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप आज, मैं कहूं कि आप
स्किल्स में अगर ग्रो हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने उसे कंसिस्टेंट सीखा है। अगर आप किसी और चीज में ग्रो कर रहे हैं तो आप खुद में ऑब्जर्व करिए कि आप उसको लगातार सीखते जा रहे हैं। और यही आखिरी ऐसा मंत्र है जो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप फॉलो करिए। मन के अकॉर्डिंग चलोगे, मन हमेशा तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलवाएगा और मन की गति को आप नहीं पा सकते हैं। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है। आप सोचिए, अगर आपको नींद ही आ रही है, सिंपल सोचिए, आपको नींद ही आ रही है तो आप पढ़ने क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जरूरत क्या है। तो वहां पे नींद इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद को मार के आपको पढ़ना है। क्यों? कल जब आप पीओ बनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो आपने हार्डवर्क किया है, ये जो आपने मेहनत की है, ये कितना वर्थफुल था। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि 6 महीने की मेहनत अगर जिंदगी के 40 साल को स्टेबल करेगी तो वो एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। बीइंग अ टीचर, हम हमेशा इस चीज के लिए एग्रेसिव तरीके से लगे रहते हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कंटेंट हो, या आपको कभी मोटिवेशन देना हो। हम हमेशा इस चीज को कहते हैं कि यही इकलौता तरीका है जिससे आप जिंदगी में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। और आज हमने इन सारे स्टूडेंट्स को देखा जो इन चीजों को अचीव किए हैं और आज जिंदगी में बहुत बेहतर हैं। तो दीक्षांत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीइंग अ टीचर, हमें बहुत खुशी है कि एसबीआई पीओ में पोस्टेड होके बैंक का नाम बढ़ा रहे हैं, बैंक के माध्यम से जो अपनी ग्रोथ है वो भी देख रहे हैं और इनसे बैंक भी एक अच्छा खासा अपनी ग्रोथ और जो है वो आउटकम देख पा रहा है। यही हर एक बैंकर का एक सपना होता है और एक बैंक भी यही सोचते हैं कि हमेशा हम उन क्रीमी पीपल को ले पाएं जिससे हमारे बैंक की ग्रोथ हो। अमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 4 बड़े एग्जाम्स आपने फोड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी आगे भी रुकना नहीं है ना? जो चीज़ें आपने सोची हैं उसको भी आप ज़रूर अचीव करें। मुस्कान, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें खुशी है कि जिस बैंक में आप पोस्टेड है वहाँ आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बैंक के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है और आपकी सेल्फ ग्रोथ भी उसमें काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे ही करते रहें, है ना? मनीषा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगातार लगे रहिए, लगातार ग्रोथ पाते जाइए, है ना? ऐसे ही हम आपका इंटरव्यू करते जाएं, है ना? और हर बार इंटरव्यू करें तो कुछ कुछ अच्छा गिफ्ट आता जाए, तो बीइंग अ टीचर हमें बहुत खुशी होगी, है ना? शिवानी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, है ना? आपकी स्टोरी वाकई काफ़ी इंस्पायरिंग है और हमें लगता है कि जिस सिचुएशंस में आपने अचीव किया है चीज़ों को, है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और इसी तरह से आप ग्रोथ लेते रहें बैंक में, बैंक का भी नाम बढ़ाएं, अपना भी आप जो है वो ग्रोथ पाएं, है ना? सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आज हमने प्रॉपर एक सक्सेस स्टोरी करी है। हमें उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और ये अभी हम रुकने नहीं वाले हैं, ये अभी लगातार चलेगा, लगातार चलेगा। हर वो सक्सेस स्टोरी जो आप तक पहुंचनी चाहिए पहुंच के रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे यहाँ शूट करना पड़े, किसी के घर जाके शूट करना पड़े, पर मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि एट द एंड आपका सिलेक्शन ही हमारा सबसे प्रायर कर्तव्य है। अगर एक मैं टीचर हूं तो मुझे ना केवल पढ़ाना है बल्कि वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप ज़रूर रखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा इसको भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।